नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है हिंदी का और हम लोग आपके सामने प्रस्तुत हैं अपने निश्चित समय 7 बजे। और सभी दोस्त लाइव आ जाएंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, क्योंकि सेशन शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि दोस्तों, जिन लोगों को भी आज तक तत्पुरुष समाज समझ में नहीं आया है, वह इससे पहली वीडियो जो हमने कल की थी और आज का सेशन वो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज तत्पुरुष में कुछ ऐसा हम पढ़ाने वाले हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डाउट वाला होता है। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने देखे थे तत्पुरुष समास के भेद। हम क्या सीख रहे थे? हम सीख रहे थे तत्पुरुष समास के भेद। ठीक है दोस्तों, हमने भेद देखे थे। अब हमने बताया था एक होता है समानाधिकरण, एक होता है वेदीकरण, परंतु हम उसमें बात करते हैं जो मुख्य 6 भेद होते हैं। 6 भेदों में हमने बात करी थी। पहला होता है आपका कर्म तत्पुरुष। कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष। इसके बारे में हमने समझा दिया था बेटा। दूसरा हमारा होता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, इसके बारे में बता दिया था। तीसरा होता है हमारा यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष। क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष होता है। ठीक है। एक आपका जो होता है वो होता है अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अपादान तत्पुरुष होता है। 5वें नंबर पर जो होता है वो होता है हमारा संबंध तत्पुरुष होता है। और 6ठे नंबर पर जो हमारा होता है वो होता है अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है बेटा। कर्म में मतलब जो कर्म को बताएगा वो होता है को। ठीक है, जो करण कारण को बताएगा वो होता है से या द्वारा। क्या होता है? से या द्वारा। तो ये होते हैं इसके विभक्ति। संप्रदान का मतलब होता है के लिए। हम दान किसके लिए करें, ऐसा समझ लो। ठीक है। अपादान ए लग गया तो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। से का मतलब होता है अलग होना। यहाँ पर अलगाव जिसे कहते हैं। संबंध का मतलब हमारा संबंध जो होगा किससे होगा? के से हमारा संबंध होगा। अधिकरण करण को ही हमें क्या करना है? अधि करना है। देखो यहाँ करण था, तो जो करण है, जो कारण है, उसी को क्या करना है? हमें अधि करना है। वो में और पर हो जाता है। क्या हो जाता है? में और पर। तो ये है इसकी विभक्ति। इसी वजह से इनको हम विभक्ति या कारकीय समास भी हम इसको कहते हैं। तो कारकीय समास भी कहते हैं। तो कल हम इनको सीख रहे थे और इनमें हम आपको संबंध तत्पुरुष तक बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। ठीक है। कर्म तत्पुरुष क्या होता है, करण तत्पुरुष क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, अपादान तत्पुरुष क्या होता है, संबंध तत्पुरुष क्या होता है, हमने कल इस पर बात कर ली थी। ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो 6ठे भेद पर हम अधिकरण पर बात करने वाले हैं। किस पर बात करने वाले हैं? अधिकरण तत्पुरुष पर, जो हमारा तत्पुरुष के भेद में 6ठा भेद है। ठीक है भाई। तो 6ठे पर क्या है आपका? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष हमारा है। इसमें क्या होता है समझिए। इसमें क्या होता है? इसमें विभक्ति क्या होती है? इसमें विभक्ति जो होती है वो क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। विभक्ति होती है में और पर। क्या होती है? में और पर होती है विभक्ति। ठीक है। इसका मेल जो हुआ है वो किससे हुआ है? मेल, देखिए मेल हुआ है अधि प्लस के करण। तो करण तो आपको पता है, कर्म के बाद में करण होता है। अधि का मतलब होता है ज़्यादा। जहाँ पर कारण ज़्यादा होगा, जहाँ कारण ज़्यादा होगा, उत्तम होगा, वहाँ पर होगा हमारा अधिकरण। इसे क्या कहते हैं? इसे जो कहते हैं आप सप्तम, क्या कहते हैं? सप्तम विभक्ति कहते हैं। सप्तम विभक्ति कारक या तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तम विभक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं इसको। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन से समास को हम सप्तम तत्पुरुष कहते हैं, कौन से समास को हम सप्तम तत्पुरुष कहते हैं, ये भी हमें पता होना जरूरी है। ठीक है बेटा।
तो हम उदाहरण में समझते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर एक तरफ होगी आपकी विभक्ति, विभक्ति होगी जो किसके साथ होगी, समास विग्रह के साथ होगी। क्या होगी, समास विग्रह के साथ होगी। और दूसरी तरफ जो होगा वो होगा हमारा समस्त पद या संक्षेप। क्या होगा, संक्षेप या क्या होगा, समास होगा। ये होता हमारा। तो हम इसमें क्या करने हैं वाले हैं, देखिए अगर आपका समास आ जाए शिला पर लिखा लेख, अगर आ जाए शिला पर लिखा लेख, ठीक है, शिला मतलब पत्थर, शिल आयताकार, उसे हम कहते हैं शिलालेख, शिलालेख। तो क्या बन गया, शिलालेख। तो विभक्ति की क्या हो चुकी है, लोप हो चुका है। हम लिख सकते हैं नरोत्तम, यानी कि नरो में उत्तम। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा नरोत्तम, नरोत्तम। क्या हो जाएगा, नरोत्तम हो जाएगा। जलज का हो जाता है जल में जन्मा, जल में जन्मा। तो क्या बन जाएगा इसका, जलज बन जाएगा। ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा, जलज। ठीक है, गृह में प्रवेश हम यहाँ लिख सकते हैं, गृह में प्रवेश। क्या क्या होते हैं इसे बोलते हैं गृह प्रवेश। क्या बोलते हैं इसको, गृह प्रवेश बोलते हैं। ठीक है, आत्म केंद्रित, आत्मा क्या होता है, आत्म पर केंद्रित, आत्म पर केंद्रित। क्या बोलते हैं उसको, आत्म केंद्रित। इसका ये होता है आत्म केंद्रित। तो ये बहुत हो गया आपके एग्जाम्पल यहाँ से। एक हो सकता है, अगर हम लिख सकते हैं शरण में आगत, शरण में आगत। तो क्या हो जाएगा, शरणागत। क्या हो जाएगा, शरणागत। तो देखिए यहाँ में है विभक्ति, यहाँ पर भी में विभक्ति है, यहाँ पर भी में विभक्ति है, यहाँ पर विभक्ति है, यहाँ पर विभक्ति है, यहाँ में विभक्ति है। ठीक है, तो जहाँ पर में और पर विभक्ति होगी वहाँ पर हमारा समास जो होगा, वहाँ पर जो बच्चा हमारा समास होगा वह कौन सा होगा, तत्पुरुष समास का कौन सा भेद, अधिकरण तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। समझ गए इस बात को या नहीं। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तत्पुरुष के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, तत्पुरुष के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। तो हम लिखेंगे तत्पुरुष के अन्य भेद, तत्पुरुष के अन्य भेद। तत्पुरुष के अन्य भेद हम ये पढ़ेंगे, तत्पुरुष के अन्य भेद। अब ये क्या होते हैं, जैसा हमारा एक होता है, एक हमारा होता है लुप्त पद तत्पुरुष। कौन सा होता है, लुप्त पद तत्पुरुष। अब ये क्या होता है, लुप्त पद तत्पुरुष क्या होता है, समझ लो इसको। यानी क्या होता है, इसमें तत्पुरुष समास की एक परिभाषा होती है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, यह विभक्ति लोप हो जाती है, विभक्ति क्या होती है, लोप हो जाती है। परंतु इसमें पूर्व पद व उत्तर पद के बीच विभक्ति के साथ साथ, विभक्ति के साथ साथ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं, लुप्त पद हो जाते हैं, अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं। मतलब अभी तक क्या था, जैसे मैंने कहा अभी जलज, तो मैं इसकी विभक्ति लिख रहा था जल में जन्मा। तो यहाँ पर क्या लोप हो रहा था, केवल में लोप हो रहा था, केवल विभक्ति लोप हो रही थी। परंतु यहाँ क्या कहा गया है कि पूर्व पद और उत्तर पद में विभक्ति के साथ साथ क्या होगा, अन्य पद भी लुप्त हो जाएंगे, अन्य पद भी लुप्त हो जाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, ये तो मैंने आपको समझाया था अधिकरण का।
तो इसके एग्जाम्पल समझो क्या है। जैसे मैंने कहा दही बड़ा, मैंने लिखा दही बड़ा, तो आप इसमें क्या लिखोगे, इसका जो व्यक्ति करोगे कहोगे दही में डूबा हुआ बड़ा, यही तो लिखोगे, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो दही आ गया, बड़ा आ गया, मिलकर इससे शब्द हुआ है लुप्त। क्या हुआ है, में डूबा हुआ, लुप्त क्या हुआ है, ये हुआ है लुप्त। लुप्त इसे कहते हैं लुप्त पद, यानी कि लुप्त पदों का लुप्त होना, पदों का लुप्त होना, इसे कहते हैं लुप्त पद। ठीक है भाई। वन मानुष, वन मानुष, इसे क्या लिखेंगे, वन में रहने वाला मानुष, वन में रहने वाला मानुष। तो ये मिलकर जो बना शब्द मानुष से बना है और वन से, ये क्या हुए हैं, में रहने वाला, ये हुए लुप्त, इसलिए इसे कहते हैं लुप्त पद। मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी, मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। ए यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो किससे बनेगा, मधु से और मक्खी से। ठीक है भाई, मधु से या मक्खी से। तुलादान, तुलादान, इसका क्या बनेगा, देखो इसमें तुला और दान है, परंतु विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तुला के बराबर करके दिए जाने वाला दान, तुला के बराबर करके दिया जाने वाला दान। तो या तो दान है या तुला है, बीच के शब्द क्या हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। ठीक है, बीच के शब्द क्या हो गए भैया, लुप्त हो गए हैं। क्लियर। अगर मैं कहूँ बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, तो क्या आ जाएगा, बैल से चलने वाली गाड़ी, तो क्या आ गया, से चलने वाली जो हो गया लुप्त हो गया। तो ये होते हैं हमारे अन्य तत्पुरुष। तो इसमें चार भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। एक हमारा होता है लुप्त पद तत्पुरुष, एक होता है अलूक तत्पुरुष, एक होता है नैन तत्पुरुष, ठीक है, एक होता है नैन तत्पुरुष, और एक आपका होता है उपपद तत्पुरुष। एक क्या होता है, लुप्त पद तत्पुरुष, एक होता है अलूक तत्पुरुष, क्या होता है, अलूक तत्पुरुष, एक होता है नैन तत्पुरुष, एक होता है लुप्त पद तत्पुरुष, एक होता है उपपद तत्पुरुष। तो बेटा ये चार प्रकार के तत्पुरुष होते हैं अन्य भेदों में। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अभी भी समझ लो। लुप्त पद में इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विभक्ति के साथ साथ और भी पद लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप इसको। ठीक है भाई, चलिए तो दूसरा अब हम लिखने वाले हैं, लुप्त पद के बाद में हम दूसरा लिखने वाले हैं भैया नैन तत्पुरुष। दूसरा क्या लिखने वाले हैं, नैन तत्पुरुष। नैन तत्पुरुष अब यहाँ लिखने वाले हैं हम, क्या होता है नैन तत्पुरुष का मतलब होता है न छिपना। नैन का मतलब क्या होता है, नहीं, तो क्या होता है यहाँ पर न छिपना। क्या होता है भैया, न छिपना। कौन सा होता है यहाँ पर, न छिपना। ठीक है भाई, तो लिखेंगे इसमें जिस समास में कारक चिन्ह न छिपे, न छिपे, ठीक है, न लोप हों, न लोप हों, न छिपे न लोप हों, ठीक है, वह कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान हो, विद्यमान हो, वहाँ पर क्या होता है, नैन तत्पुरुष होता है। इसका शाब्दिक अर्थ
शाब्दिक अर्थ क्या होता है? न छिपना। क्या होता है? न छिपना होता है शाब्दिक अर्थ। तो नैन तत्पुरुष में जिस समास में कारक चिन्ह न छिपे न लोप हो, वह कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्वान हो, उन्हें कहते हैं नैन तत्पुरुष। शाब्दिक अर्थ होता है न छिपना। ठीक है, जैसे मृत्युंजय, पहला एग्जाम्पल है मृत्युंजय। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मृत्यु को जय करने वाला, मृत्यु को जय करने वाला। तो इसमें विद्वान रहता है, देखो कारक चिन्ह मृत्युंजय, जय मतलब विजय करने वाला। ठीक है, बनेचर, बनेचर वन में आचरण करने वाला, बनेचर होता है वन में आचरण करने वाला या वन में विचरण करने वाला। वन में विचरण, ये भी हो सकता है विचरण, विचरण करने वाला। ठीक है भाई, फिर होगा खेचर। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? बेटा खेचर लिख सकते हैं। खेचर क्या लिख सकते हैं? खेचर, आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, वसुंधरा, वसुंधरा वसु को धारण करने वाली, वसु को धारण करने वाली। ठीक है बेटा, फिर एक आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ युधिष्ठिर। क्या आ जाएगा? युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या होगा? युधिष्ठिर होगा। ठीक है बेटा, बहुत है ना, एग्जाम्पल बहुत हैं। ठीक है, इसे नोट करो जल्दी से नोट करो बेटा, फुर्ती से नोट करो। ठीक है भाई, जल्दी से नोट करो, बहुत फुर्ती से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इसमें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से कि आप लोगों को जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है भाई, तो आपको मैंने नैन तत्पुरुष लिख दिया था क्या? ओहो सॉरी, ये गलत हो गया। नैन परिभाषा एग्जाम्पल जो है नाम गलत हो गया। ये मेरे जिस समास में कारक चिन्ह छिपे ना रहते हैं, जिस समास में कारक चिन्ह, इसे कहते हैं अलूक तत्पुरुष। यहाँ पर क्या है बेटा? अलूक है। ये मैंने बोल गलत दिया था। क्या था? अलूक तत्पुरुष का उदाहरण है। अलूक का मतलब होता है न छिपना। समझ गए नहीं? अलूक का मतलब क्या होता है? न छिपना। ये थोड़ा सा नाम लिखने में गड़बड़ हो गई थी शुरू में। कॉफी के चक्कर में था। तो हम दूसरा लिख रहे हैं, अलूक तत्पुरुष जिस समास के कारक चिन्ह न छिपे न लोप हो, वह कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्वान होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अलूक तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? अलूक तत्पुरुष। इसका शाब्दिक अर्थ होता है न छिपना। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला, बनेचर, वन में विचरण करने वाला, खेचर, आकाश में विचरण करने वाला, वसुंधरा, वसु को धारण करने वाला, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है भाई, हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत जल्दी बताओ। ठीक है भाई, चलिए अब आता हमारा नैन तत्पुरुष। अब लिखेंगे हम नैन तत्पुरुष। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था कॉफ़ी के चक्कर में। ठीक है भाई, तो क्या है हमारा? अब तीसरे नंबर का इसमें आ जाएगा नैन तत्पुरुष। कुछ बच्चों को भी यही पता होता है, केवल एक ही होता है, क्या इसका अन्य भेद? नैन तत्पुरुष, नैन तत्पुरुष। नैन तत्पुरुष क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जब तत्पुरुष में प्रत्यय पर या प्रथम पद में न हो, ठीक है, यानी कि क्या होगा? तत्पुरुष में प्रथम पद या पूर्व पद में न या
ने हो। उत्तर पद या दूसरा पद, उत्तर पद या दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो, विशेषण हो, तब क्या होता है, नैन तत्पुरुष होता है, नैन तत्पुरुष होता है। समझ लो, तत्पुरुष में प्रथम पद या पूर्व पद में नै मतलब नैन हो, उत्तर पद या दूसरे पद में संज्ञा विशेषण हो, तब नैन तत्पुरुष होता है। जैसे समझ लीजिए असभ्य, तो ये क्या हो जाएगा, न सभ्य। ठीक है, असभ्य न सभ्य। असंभव, असंभव क्या हो जाएगा, न संभव, न संभव। समझ गए नहीं, क्या हो जाएगा, अनादि, अनादि तो क्या हो जाएगा, न आदि, न आदि। ठीक है भाई, नापसंद, नापसंद तो क्या हो जाएगा, न पसंद। ठीक है, अनावश्यक, अनावश्यक तो क्या आ जाएगा, न आवश्यक, न आवश्यक। असत्य तो क्या आ जाएगा, न सत्य। ठीक है, बताइए। ठीक है भाई, कर लो इसको नोट जल्दी। नैन तत्पुरुष क्या होता है, नैन तत्पुरुष, तत्पुरुष में प्रथम पद पूर्व पद में न हो और उत्तर पद या दूसरे पद में संज्ञा विशेषण हो, तब। समझ गए नहीं, तो हम उसे कहते हैं नैन तत्पुरुष कहते हैं। तो वो सब में नया आया हुआ है। और बाद में पसंद विशेषण है, आवश्यक आपका संज्ञा विशेषण है, फिर संज्ञा है, सत्य आपका क्या है, सत्य बोलता है, तो सत्य आपका हो गया। यहाँ संज्ञा संभव, सभ्य और आदि। ठीक है भाई, चलिए अब हम इसका जो करने वाले हैं भाग, वो करने वाले हैं अंतिम और चौथा भाग तत्पुरुष का। अंतिम और चौथा भाग जो है हम करने वाले हैं वो तत्पुरुष का। अभी दो भाग और हैं, कर्मधारय और द्विगु, परंतु उन्हें हम अलग पढ़ेंगे, उन्हें हम अलग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पढ़ने वाले हैं हम चौथा पार्ट जो है इसका, वो क्या है आपका, उपपद, उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। ठीक है, जिसमें द्वितीय पद क्या होता है, ये जिसमें द्वितीय पद, द्वितीय पद भाषा में, भाषा में स्वतंत्र न हो, भाषा में स्वतंत्र न हो। ठीक है, महज न होकर लिख दो, न होकर महज प्रत्यय हो, महज प्रत्यय हो, तो उपपद तत्पुरुष कहलाता है, उपपद तत्पुरुष कहलाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे। जैसे मैं लिखा चर्मकार, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, चम्र का कार करने वाला, चम्र का कार क्या मतलब, कार्य करने वाला, तो हो गया। देखो भी प्रत्यय, कार प्रत्यय लगा हुआ। ठीक है भाई, कार प्रत्यय लगा हुआ। इसी प्रकार से स्वर्णकार, तो इसमें भी कार प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, स्वर्ण का कार, कार्य कार्य करने वाला, हो गया इसमें प्रत्यय। ठीक है, एक आप लिखेंगे जलद, जलद जल देने वाला, जल देने वाला। ठीक है, एक होगा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ क्या होगा, सर्व को जानने वाला, सर्व को जानने वाला। ठीक है, सर्व को जानने वाला, क्लियर। ठीक है, एक होगा उत्तरदायी, क्या होगा, एक उत्तरदायी, उत्तरदायी क्या होगा, ये उत्तर देने वाला, क्या होगा बेटा,
उत्तर देने वाला। ठीक है, तो इसे सही तरीके से समझ लो, बहुत अच्छे तरीके से समझ लो कि क्या होता है उपपद तत्पुरुष। जिस द्वितीय पद या जिस समास में द्वितीय पद भाषा में स्वतंत्र न हो, ठीक है, भाषा में स्वतंत्र न होकर महज प्रत्यय हो, केवल जैसे कार्य प्रत्यय होता, कार प्रत्यय होता, कार प्रत्यय होता है, जलद दय जो होता प्रत्यय होता है, अग्मानी क्या होता है, ये भी प्रत्यय होता है, समझ गए नहीं, दाई आई उत्तरदायी, दाई क्या होता है, ये भी प्रत्यय होता है, तो ये सब प्रत्यय हैं। तो जब द्वितीय पद प्रत्यय हो, जब द्वितीय पद प्रत्यय हो, जैसे मैं लिख देता हूँ चरम प्लस के कार, तो कार क्या है यहाँ पर, प्रत्यय है, चार कार क्या है, प्रत्यय। अगर मैं लिखूँ स्वर्ण, ठीक है, अब प्लस कार, तो कार क्या है यहाँ पर, प्रत्यय है बेटा, क्या है, प्रत्यय। मैं लिखूँ यहाँ पर जलद, तो जल प्लस के अध, ठीक है, या दय, तो ये क्या है बेटा, ये प्रत्यय है। दय क्या होता है, प्रत्यय होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सर्वज्ञ, तो सर्व प्लस के अज्ञ या ज्ञ, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये चीज़ जो है ये प्रत्यय है, ये क्या है आपकी प्रत्यय है। तो जब दूसरा पद भाषा में स्वतंत्र ना हो और महज क्या हो, केवल प्रत्यय हो, तो उस समय पर क्या होता है, तत्पुरुष उपपद तत्पुरुष होता है। क्या होता है, उपपद तत्पुरुष होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चारों चीज़ें समझ में आए होंगी। नैन तत्पुरुष में क्या होता है, न आता है पहले। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है कि चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है। लुप्त पद में क्या होता है, कार की विभक्ति के साथ साथ और भी पद जो होते हैं वो लुप्त होते हैं। ठीक है भैया। उपपद में क्या होता है, उपपद में द्वितीय पद जो होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। तो लगभग आप सारी चीज़ें सीख चुके हो। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस सेशन में बहुत मजा आया होगा और बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल सही समझा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। कल करेंगे हम आपका अधिकरण समास और द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम द्वंद्व और बहुव्रीहि समास को भी करके और इस चैप्टर को करेंगे समाप्त। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल इसी समय अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।